नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का बुधवार को आधिकारिक ऐलान किया गया। कांग्रेस और सपा गठबंधन के तहत कांग्रेस यूपी की 80 सीटों में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि गठबंधन के तहत अन्य बची हुई 63 सीटों पर सपा और अन्य सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। अब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आ जाने से बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी ने यूपी में मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी रणनीति बना रखी है। ऐसे में इसके लिए पीएम मोदी गुरुवार को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम काशी को 14,316 करोड़ के 36 योजनाओं की सौगात देंगे। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, इन सौगातों का असर पूरे पूर्वांचल पर भी होगा। वहीं यूपी के 80 लोकसभा सीटों को टारगेट के लिए बीजेपी एनडीए के कुनबे को लगातार बढ़ा रही है। साथ ही 2019 में यूपी की हारी हुई सीटों पर बीजेपी खास फोकस कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में सियासी बिसात बिछ चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सेनाएं लगभग सज चुकी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कभी हां कभी ना के लंबे दौर के बाद गठबंधन पर बात बन गई है। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, अंत भला तो सब भला। इसके बाद सपा और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान किया गया। समझौते के मुताबिक कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ये प्रयास कर रही थी कि इंडिया मोर्चा मजबूत हो, और हम लोगों ने ये मोर्चा मजबूत कर लिया है। समाजवादी पार्टी 63 जगहों पर और कांग्रेस 17 स्थानों पर चुनाव लड़ेगी, और सभी सीटें इस बार हम लोग जीत करके आएंगे। इंडिया की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार को तोड़ना चाहती है। कांग्रेस सपा के बीच बनी सहमति में वाराणसी कांग्रेस के ही खाते में रहेगी। अखिलेश यादव यहां से अपना उम्मीदवार वापस लेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से मुरादाबाद सीट की डिमांड ड्रॉप कर दी गई है। कांग्रेस आलाकमान ने अखिलेश की दी हुई सीटों पर आखिर में सिर्फ 2 बदलाव मांगे। पहला, हाथरस सपा को वापस देकर सीतापुर दी जाए। सपा ने कांग्रेस की इस मांग को मान लिया। वहीं दूसरा ये कि बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट सपा ले ले और कांग्रेस को श्रावस्ती दे दें। सपा ने कांग्रेस को जो 17 सीटें दी हैं, उसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया शामिल है। कांग्रेस का मानना है कि सामने बड़ी लड़ाई है, इसीलिए साथ जरूरी है। समझौता नहीं होने से दोनों को नुकसान होता है। कांग्रेस तो यूपी में सिफर है ही, मुख्य विपक्षी दल सपा को भी बड़ा नुकसान होता। मिलकर लड़ने से मोदी विरोध और अल्पसंख्यक मतदाता एकजुट होकर गठबंधन का साथ देंगे। उधर सपा ने भी बीजेपी को मात देने के लिए अपने उम्मीदवारों के चयन में पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का पूरा ख्याल रखा है। अब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आ जाने से बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी ने यूपी में मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी रणनीति बना रखी है। इसके लिए पीएम मोदी गुरुवार को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी काशी को 14,316 करोड़ के 36 योजनाओं की सौगात देंगे। इन योजनाओं में कई खास तोहफे भी है, जिससे वाराणसी की तस्वीर बदल जाएगी। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, इन सौगातों का असर पूरे पूर्वांचल पर भी होगा। यूपी की 80 सीटों को टारगेट कर बीजेपी एनडीए के कुनबे को लगातार बढ़ा रही है। पूर्वांचल में पहले ही बीजेपी के साथ अपना दल एस और निषाद पार्टी के रूप में 2 पुराने साथी थे। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा भी एनडीए का हिस्सा है। वहीं पश्चिमी यूपी में अब तक एकला चलो की राह पर बढ़ रही बीजेपी को आरएलडी का साथ मिल गया है। घोषित तौर पर तो नहीं, लेकिन बीजेपी ने अंदरखाने सहयोगियों संग सीट बंटवारे पर भी लगभग बात कर ली है। पश्चिम में जाट वोटों में बिखराव रोकने के लिए जयंत चौधरी को साथ लाया गया है।
इस नए गठजोड़ के जरिए पश्चिम में सपा की MY फैक्टर के साथ जाट वोटों को जोड़ने की मुहिम को झटका देने की तैयारी है। सामाजिक समीकरणों के चलते बीजेपी को सबसे बड़ी शिकस्त पिछले चुनाव में मुरादाबाद मंडल में ही मिली थी। इस बार बीजेपी सुभासपा और RLD सहयोगियों संग लोकसभा चुनाव में उतरेगी। हारी सीटों में से पूरब की एक सीट सुभासपा तो पश्चिम की एक सीट रालोद के खाते में जाने की संभावना है। दरअसल बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर उन लोकसभा सीटों पर है जिन्हें पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 78 सीटों पर लड़ी थी और 62 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी, जबकि सहयोगी अपना दल एस ने अपने हिस्से आई दोनों लोकसभा सीटें जीत ली थी। हारी हुई 16 सीटों में से आजमगढ़ और रामपुर सीटें बीजेपी उपचुनाव में सपा से छीन चुकी है। बाकी बची 14 सीटों पर जहां पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को बतौर प्रभारी काफी पहले ही लगा दिया था, वहीं हारी सीटों पर पार्टी इस बार पहले प्रत्याशी उतारने का मन बना रही है। बीजेपी की नजर अब की बार खास तौर से रायबरेली और मैनपुरी पर है। रायबरेली और मैनपुरी सीटों पर कब्जा कर बीजेपी एक साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देने की कोशिश में है। लेकिन अब कांग्रेस और सपा के गठबंधन हो जाने के बाद बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर यूपी में चुनौती बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का जो ऐलान है आधिकारिक वो हो गया है। ये गठबंधन अब ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से ताकत के साथ अब उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर लड़ेगा। 17 सीटें कांग्रेस के पास, जबकि बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन की और जो तमाम पार्टियां हैं वो लड़ेगी। लेकिन ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये टक्कर कितनी कड़ी और कितनी बड़ी है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय पाठक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी आपका स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका स्वागत है। संदीपन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत जोशी जी आपके साथ ही करते हैं। क्या लगता है सर, ये कितनी बड़ी टक्कर देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को और कितनी ताकत के साथ इस बार लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए नेहा जी, समाजवादी पार्टी ने पहले भी जो गठबंधन करने का काम करा, बड़े दिल से करने का काम करा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आज के जितने राजनेता उसमें सबसे बड़े दिल के व्यक्ति है। हमने पहले भी कांग्रेस के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का काम करा और बड़े दिल से गठबंधन करने का काम करा। आज जो लड़ाई है वो लड़ाई बड़ी है, वो लड़ाई है देश बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने के लिए। और जिस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में का नहीं पूरे देश का आंदोलन बनाया, वो PDA का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आदि आबादी और अगड़ा समाज, इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। और जाति जनगणना की मांग को लेकर, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर हम लोग निश्चित तौर पर बहुत सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। और आज माननीय खड़गे जी और माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन ये आज गठबंधन हुआ है। इसके तहत 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और इसमें ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि 17 सीटों पर हम कांग्रेस को जिताएं और कांग्रेस की भी जिम्मेदारी होगी कि 63 सीटों पर हम जिताएं। और नेहा जी, जो आज की सबसे बड़ी खबर है, ये गठबंधन सपा कांग्रेस का आज उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर गया है। मध्य प्रदेश में भी खुजराहो की संसदीय क्षेत्र को समाजवादी पार्टी लड़ेगी। यानी कि ये गठबंधन आज धरातल पे उतरा, साथ साथ इसने उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी पार कर लिया। तो ये बड़ी खुशखबरी का विषय है। पूरे देश में 30 करोड़ उत्तर प्रदेश में और 140 करोड़ उत्तर देशवासियों में बड़ी आज हर्ष का विषय है। और आज जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसके हम धरातल पर हैं। और निश्चित तौर पे हम वो मुद्दों को लेकर आज जनता की अदालत में जाएंगे जो माननीय मोदी जी ने झूठे वादे देश से करे थे, जो कि कह चुके हैं कि चुनावी जुमले थे। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। राजकुमार जी, आज का दिन कितना अहम रहा गठबंधन के लिए? सीटों का भी ऐलान कर दिया गया और पहले से अब तो आपकी सीटें बढ़ा दी समाजवादी पार्टी ने, आप लोगों को ज्यादा सीटें दे दी है। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या लगता है कि पहले के मुकाबले इस बार नतीजे अच्छे आएंगे?
निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन है आज के मतलब का जो दिन है, ये उन लोगों के लिए बड़ा दिन है जो संविधान विरोधी ताकतों को हराने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा निकाली है उसका समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। निश्चित रूप से हमारे राहुल गांधी जी और सपा मुखिया आदरणीय अखिलेश जी द्वारा जो तालमेल बिठाया गया उसका हम स्वागत करते हैं और ये गठबंधन बहुत ही प्रभावी होगा। संविधान विरोधी ताकतों को हम यहाँ जो है रोक देंगे। कौन है संविधान विरोधी ताकतें और कैसे संविधान के विरुद्ध काम किया है? ये तो कह रहे हैं कि सब हम संविधान के अनुरूप ही काम करते हुए आ रहे हैं, फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि संविधान विरुद्ध ताकतों को हराने के लिए और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये गठबंधन देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी है? इन तमाम बातों का जिक्र क्यों? राजनीतिक हित साधना एक अलग चीज है, सत्ता पर काबिज होना एक अलग चीज है, लेकिन संविधान विरोधी ताकतों को हराने के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल आपने किया। जी देखिए, अभी ताजा उदाहरण आपने चंडीगढ़ में देखा था, क्या हुआ था? संविधान नियम कानून की लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई थी। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? कोई भी पैनल में बैठे कोई व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। निश्चित से बीजेपी के बड़े लीडर का जो समर्थन था उसमें कितनी हरकत, जितनी इसकी आलोचना की जाए कम है। तो इस तरीके से आप न जाने कितने उदाहरण देख सकते हैं संविधान का ये लोग किस तरह से जो है कर रहे हैं। उदाहरण लोकतंत्र में अभी तक जो है। ठीक है अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है। देखिए, बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि संविधान विरोधी ताकतों को हराने के लिए, देश को बचाने के लिए, आज जो बढ़ती महंगाई है उससे देश को बचाने के लिए, तमाम जो दिक्कतें हैं उससे देश को बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है उससे देश को बचाने के लिए आज जरूरत है एकजुट होने की। और उसी की मिसाल हमने उत्तर प्रदेश में देने की कोशिश की है। यानी कि गठबंधन में अब सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो गया, सीट शेयरिंग हो गई, अब तो चुनाव की तैयारी में लग गई है ये गठबंधन। अब सवाल इस बात को लेकर लगता है कि बड़ी टक्कर है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये पहले भी गठबंधन में रहे, कुछ लोग 2014 में गठबंधन में रहे, कुछ लोग 2017 में रहे। दो लड़के पहले भी साथ में आए थे, साइकिल पंचर हो गई और हाथ का तो पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया। ये इस तरह की चीजें ये हम लोग शुरू से कहते आए हैं। ये गठबंधन नहीं है, ये तुष्टीकरण की राजनीति की मिसाल है। ये लोग क्या है, इनको इस चीज का आभास है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीत रही है। ये निश्चित है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए तमाम तरह के गठबंधन होंगे और इस तरह के गठबंधन हमने पहले भी देखे हैं और पहले भी इनकी क्या दुर्दशा हुई है वो भी हमने देखा है और आगे भी जनता इनको बताएगी। जहां तक बात रही संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की और बाकी के जो ये दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं, न ये संविधान बचाने की लड़ाई है, न ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। इन लोगों के लिए सिर्फ एक लड़ाई है, अपने परिवार को बचाने के लिए। ये परिवार की प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां बना इन्होंने रखा था, इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको नकार दिया है और इसीलिए ये लोग एक साथ आ रहे हैं। और किसी की ताकत इस प्रदेश की जनता या इस देश की जनता ऐसी नहीं रहने दी कि किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टियों के नाम पे चलेगी। अब ये परिवारवाद नहीं चलेगा। ठीक है जोशी जी, देखिए जिस बात का जिक्र अभी अजय जी कर रहे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं। इससे पहले भी गठबंधन तो बनाना, देखिए आपने बीएसपी के साथ भी गठबंधन किया। मैं आ रही हूँ अजय जी, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आती हूँ सर, आती हूँ, उसी बात पे आती हूँ। सवाल तो यही है ना कि देखिए इससे पहले भी गठबंधन हुआ, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी हुआ, कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, नतीजा वही ढाक के 3 पाँच, मतलब कुछ फायदा आप लोगों को नहीं हुआ। आप उसके बाद कहते हैं कि देखिए उनका तो वोट शेयर हमें नहीं मिल पाया, उनके तो जो वोट है वो हमारे वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाए, हमें गठबंधन का कोई फायदा नहीं मिला और ये कह के अलग हो जाते हैं। ऐसा इस बार क्या है, क्या खास है? क्या आपको लगता नहीं कांग्रेस की वजह से हमें फायदा मिलेगा, हमारी वजह से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? क्यों और कैसे? देखिए नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 का अगर आप मैनिफेस्टो को इनके पढ़ेंगे, 2019 के मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे, जो इन्होंने देश की जनता से वादे करे थे सारे इन्होंने कहा किसान की आय को दुगनी करेंगे, वो नहीं हो पाई।
किसानों की हत्या के लिए अब आतंकवादी या क्रिमिनल की आवश्यकता नहीं होती है। इनका गृह राज्य मंत्री का बेटा ही अपनी थार लेके, जो कि पार्टी का कार्यकर्ता भी होता है, थार लेके निकल जाता है, किसानों की हत्या कर देता है। 850 किसान मारे जाते हैं आंदोलन में। माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन 3 काले कानूनों पर 2022 के चुनाव के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सबसे भ्रष्टाचारी महत्वाकांक्षी योजना थी, उसका जो अभी आया है इलेक्ट्रॉल का जो आया है, आपने देखा होगा उसमें क्या कहा है वो बॉन्ड का। उन्होंने कहने का काम किया 16,000 करोड़ चंदा लिया गया, बेनामी चंदा लिया गया, और उसमें से 95% चंदा भारतीय जनता पार्टी, पार्टी आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं ना। नहीं, सवाल जो है उसी पे रहिए ना। सवाल ये कि नेहा जी आप कह रही है ये मुद्दा नहीं है, ये देश का बड़ा मुद्दा है सर, लेकिन आज का हमारा लोकतंत्र का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा जो है उस पर रहिए। सवाल ये कि आज ऐसा क्या है, आज ऐसी क्या स्थिति है कि आपको लगता है कि नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने से हम रोक देंगे, ये गठबंधन बहुत बड़ा कमाल करके दिखाएगा। ऐसी क्या स्थिति है सर, वो समझने की कोशिश मैं कर रही हूँ। मैं वही बता रहा हूँ नेहा जी, मैं तो आपका उदाहरण बता देता हूँ। आप एक महिला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, हमारी बेटियों को नग्न घुमाया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली में पहलवान बेटियों के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी का सांसद चर्चा देश से छिपा नहीं है। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस, वहाँ पर BHU की लड़की के साथ रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलते हैं। कानपुर में माँ बेटी की ब्राह्मण परिवार की लड़की की हत्या कौन कर देते हैं, योगी का प्रशासन कर देता है। वहाँ हाथरस में दलित बेटी को जला दिया, ये महिलाओं का मुद्दा है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ रोजगार का क्या हालत, परीक्षा हुई है लीक, आप बताइए वो लीक कराने वाले कौन लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो है वो लीक कराने वाले। पुलिस की जब भर्ती निकली तो लाखों युवक वहाँ पर, आपने देखा कैसी हालत थी प्रदेश में। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2017 में इस उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको सत्ता से हटा करके बाहर कर दिया तो बेरोजगारी दर 14% थी। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2% है। ये फर्क है जनता की सरकार, जब जनता के हितों की सरकार आती है। ये लोग सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड में बताए ना, ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने का काम करते हैं और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। प्रजापति को कैबिनेट मिनिस्टर बना करके बलात्कारी को अपने कैबिनेट में उसको दोबारा देते हैं और दुनिया भर की चीजें आज बातें कर रहे हैं। इस देश की जनता ने ये घमंडिया गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है और ये गठबंधन जो 2014-2017 में समाप्त हुआ, उसी तरह से उससे भी बड़े पैमाने पर 2024 में समाप्त होने वाला है। इनके पास, इन दोनों के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है, किसी के पास भी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने की राजनीति करते हैं। अपने परिवार को, आप ये समझिए कि लालू प्रसाद, ये मुलायम सिंह के परिवार में 17 लोग परिवार में MP MLA का टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं। किस तरह की राजनीति करते हैं? कौन से प्रदेश की जनता इनको प्रदेश में ले आने वाली है? इस प्रदेश की जनता ने 2017 में, 2022 में इनको समाप्त कर दिया है। ये लोग ऐसे ही तड़पते रहेंगे। राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाने वाले किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? ये जो कभी बड़े गर्व से महसूस करते थे कि हम मुल्ला मुलायम सिंह की संतानें हैं, वो किस रूप कैसे वोट जाएंगे मांगने के लिए? ये ठगों का गठबंधन है और ये ठगों का गठबंधन ऐसे ही रहेगा। ये तमाम तरह की बातें करते रहेंगे, जनता इनकी बातों पर विश्वास नहीं करती नहीं आती। ठीक है जोशी जी जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जितने भ्रष्टाचारी जिन पे भी इन्होंने आरोप लगाया, सबको अपने साथ लाने का काम करा। आप देखिए, अजीत पवार को 60,000 करोड़ का घोटाले का आरोप हमने तो नहीं लगाया था, भारत के माननीय प्रधानमंत्री लगाए। इनके साथ आगे उप मुख्यमंत्री बना दिया शुभेंदु अधिकारी। अभी चौहान जी को लाया, आजम घोटाले किसने करने का काम करा? हमने तो कहा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन इनकी जो वॉशिंग मशीन है, ये गंगा वॉशिंग पाउडर है और इससे धुलाई करके वो पवित्र हो जाते हैं। देखिए किस प्रकार देश का काम कर रहे। सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने मुद्दे में शामिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार की बातें कैसे कर सकते हैं? इनका कैमरे के सामने पकड़ा गया। की जड़ में पार्टी की जड़ में जो अरविंद केजरीवाल कहता था इस दुनिया का लक्ष्मण जी को देखिए, देश जानता है, आज की देश जानता है तो भ्रष्टाचार करे। सबसे बड़े
ठीक है, संदीपन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीपन जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या स्थिति आपको लगता है, एक तरफ जो ये गठबंधन हुआ, इंडी गठबंधन वर्सेस एनडीए, लगता है कि मुकाबला कड़ा और बड़ा है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें या 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कोई टक्कर दिखाई नहीं दी थी दोनों ही लोकसभा चुनावों में। लेकिन क्या लगता है कि अब जब 2022 लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो ये गठबंधन कुछ कमाल करके दिखा सकता है, वो स्थिति है क्या? नेहा जी, सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी को 50% वोट मिलता है उत्तर प्रदेश में, और पिछली बार गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और बीएसपी में, उसके बावजूद बीजेपी ने 62 सीट्स वहां पे जीती थी। तो आप 50% वोट से कैसे आगे जाएंगे बीएसपी के अलावा, ये मेरे समझने के बाहर की बात है, क्योंकि अखिलेश यादव 32 से 33% वोट में पीक पे लेके आते हैं। उनकी जब सरकार बनी थी विधानसभा में कई साल पहले, तो उनका मैक्सिमम वोट परसेंटेज था 33%, और कांग्रेस जाती है 4, 5, 6% इतना। तो 40% के मुकाबले आप 50% के सामने लड़ाई लड़ा रहे हो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिए और तूफान की लड़ाई है। तो बीएसपी के साथ होने के बावजूद जब 18 सीट जीत पाए थे, तो कांग्रेस के 6% वोट से कैसे जीत पाएंगे, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। उसका कारण सिंपल सा इतना है कि बीजेपी ने अपना वोट कंसोलिडेट कर लिया है, और समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव वोट से आगे नहीं जा पाई है, और वो कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को जोड़ के कोई 2% ब्राह्मण, 3% ये वो आ जाए, लेकिन 50% को कैसे ब्रीच करेगी ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मुझे लगता है कि कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, ये देखिए बड़ा सवाल है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करूं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि शेयरिंग की जब बात आती है, वोट परसेंटेज की जब बात आती है, तो क्या उनके आगे आप टिक पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के सामने आप टिक पाएंगे? और अगर नहीं तो फिर उसके लिए क्या विकल्प? संदीपन जी कह रहे हैं कि देखिए 50% वोट जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, तो ऐसे में आप लोग अगर एकजुट हो भी जाएंगे, समाजवादी पार्टी आपसे अलग है, आरएलडी आपसे अलग हो गई, सुभाषपा अलग हो गई, चले गई, अब ऐसे में क्या लगता है कि उसके बाद आप टक्कर दे पाएंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले 50% वोट ले रही है, गठबंधन ज्यादा ले लेगा, और ऐसे में क्या लगता है कि टक्कर उतनी आसान है क्या? चुनौती बड़ी नहीं है आप लोगों के सामने? निश्चित रूप से संदीपन जी ने जो सवाल उठाया वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, हम घोषी का एक उदाहरण ले सकते हैं। घोषी चुनाव में जो है जिस तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट सारे वोट पड़े हैं, उसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो माना जा सकता है कि जो है एक बहुत ही जबरदस्त एक विरोध की लहर है सरकार के प्रति, एक गुस्सा है लोगों में। तो इसलिए हम गठबंधन के तहत आए हैं कि जो बीजेपी के विरोधी वोट है, बीजेपी को जो हराना चाहते हैं, वो हमें जो है मिल जाए। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं ये गठबंधन बहुत ही मजबूत साबित होगा आने वाले दिनों में। और इंडिया गठबंधन के तहत जो है अलग बात है, लोकसभा चुनाव की बात अलग होती है सर, उसको इससे कंपैरिजन उसका नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। नेहा जी, ये जान लीजिए कि समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। मौजूदा परिदृश्य जो है लोगों में गुस्सा उबाल है। विधानसभा चुनाव हुए, अभी वक्त बीता है क्या? कितना वक्त बीता है? हम स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों में बेरोजगारी के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति बड़ा उबाल है। खासकर जो उस दिन घटना हुई, लोकतंत्र की हत्या जो चंडीगढ़ में की गई, हम बहुत से लोगों जो बीजेपी के भी सपोर्टर हैं उस चीज को बहुत गलत, बहुत बुरा मान रहे हैं। तो कहीं कहीं लोगों के दिमाग में हम उस चीज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस चीज में भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या कोर्ट ने लिया? क्या कहीं से किसी बात को लेकर ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व है? उसके बाद तो सबूतों की बात की जाती है ना। अधिकारी के ऊपर अगर लांछन लगे हैं, अधिकारी के ऊपर आरोप लगे हैं, तो उसमें कार्रवाई की बात की गई है। उस मसले पे हम नहीं जाएंगे। देखिए, उसमें वो तो बाद में चर्चा कर लेंगे। हाँ। लेकिन उसके जिम्मेदार भाजपा के जो है केंद्रीय बड़े नेता है, और हम तय थोड़ी ना करेंगे, वो तो या तो जनता तय करेगी, अदालत करने दीजिए उनको प्रोग्राम। जोशी जी बोल रहे हैं, जनता के बीच में जो खबर है बीजेपी ने सारा करवाया है, मुद्दे पे रहेंगे जो इंडिया गठबंधन को मिलेगा। यूपी की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए जोशी जी। देखिए, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक साहब को सुन पा रहा हूँ। हम लोग भी बहुत पुराने चावल हैं। हाँ। आज के नहीं 30 साल हो गए मैं राजनीति
मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ 2004 का चुनाव, यही ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी में था, इंडिया साइनिंग का नारा था और इसके साथ 6 महीने पहले चुनाव करा लिए गए। इसी तरह लबे में भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थी, जनता की अदालत ने उनको वापस भेजने का काम किया। 2024 में जो सारा मैनिफेस्टो लेके हम जो जाएंगे, जो 2000 इन्होंने जो वादे करे हैं जनता के साथ 2014 में 2019 में, वो सारे इनके खुद गृह मंत्री ने आके कह दिया वो तो चुनावी जुमला था। आज देखिए क्या स्थिति है, किसान पर है, सैनिक को अग्निवीर बना दिया, उनकी योजना युवाओं की देखिए आप कितनी परीक्षाएं लीक हो रही है उत्तर प्रदेश में, आप देखिए आज निश्चित तौर पे जो स्थिति है वो देश की विकट है, महिलाएं हैं, युवा हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। आपकी सहयोगी आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप कह रहे देश में स्थिति विकट है, हम सबको इकट्ठे आना पड़ेगा, देश में जो हालात है वो खराब है, फिलहाल जो स्थिति है देश को बचाने की, आपके सहयोगी आप लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। आपको नया जी भारतीय जनता पार्टी का पता है नहीं पता है? भारतीय जनता पार्टी को कौन कौन छोड़ के गए मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बताइए सर। इनके सबसे पुराने साथी अकाली दल इनके साथ खड़े नहीं खड़े, इनके सबसे पुराने शिवसेना के साथी उनके साथ खड़े नहीं। वीआईपी पार्टी के साथ बिहार में क्या करा इन्होंने, 4 में से 3 विधायक तोड़ लिए उनके। तो ये तो भस्मासुर है राजनीति के, जिसके ऊपर सर रखते हैं, हाथ रखते हैं, उसी को खत्म कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति की नई भस्मासुर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत चैनल जेडीयू छोड़ के गए थे, वापस आ गए, शिंदे गुट को असली शिवसेना बता दिया, वो भी तो शिवसेना ही है ना। देखिए वही तो लड़ाई है। फिर आप तो कहते हैं नहीं दोनों हाथों में लड्डू लेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। नया जी सुनिए ना, उसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? आप सीबीआई ईडी हटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति है। डरा के भ्रष्टाचार, ईडी और सीबीआई अलग चीज है सर। आप दोनों, अरे नहीं, कैसे अलग है? कैसे अलग है? मिक्स कर रहे हैं दोनों चीजों को, दोनों चीजें देखिए भारतीय अकाली दल की आप बात कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ था, उसमें सपोर्ट था ना अकाली दल का, तो उनको कैसे आप अलग कर सकते हैं? राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक मजबूरियां अलग चीजें होती है सर, लेकिन जो हालात है वो तो आपको और हमको सबको दिख रहे हैं। अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? अजय जी जल्दी से अपनी बात रखिए। और बात देखिए, इस बात को भी आपको समझना होगा कि जो हालात का ये जिक्र कर रहे हैं, आज किसान सड़कों पर है, पश्चिम यूपी को आपको साधना है, ये एक बड़ी चुनौती नहीं आपके सामने लग रही? इससे पहले जब देखा गया था, जब यूपी में चुनाव था, तो आपको तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। आज अगर किसान सड़क पर है तो इसका क्या नहीं लगता कि प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, आज जो किसान सड़क पे है, निश्चित उसका हल बहुत जल्दी निकलने वाला है और निश्चित एक सुखद हल उसका जरूर निकलेगा। दूसरी चीज, पिछला जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के बाद क्या हुआ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के बाद इन लोगों ने बड़े बड़े दम भरे थे कि अब तो बीजेपी पहले आपने रोल बैक किया था, उस बात को तो स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, पश्चिम यूपी में आपने सीटें निकाली, उसके बाद पहले क्या किया था आपने? उसके बाद राकेश टिकैत जी का ये बयान आया कि हमने तो जमीन तैयार कर दी थी, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां नहीं कुछ कर पाई, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? आपने अपने कदम खींचे या नहीं खींचे थे, ये बताइए ना। आपने अपने कदम खींचे थे या नहीं खींचे थे? आप लोग डर गए थे या नहीं डर गए थे? हम कुछ बिल्कुल भी नहीं डरे थे। हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, इसके लिए हमने वो उस कानून को वापस लिया और वापस लेकर के ठीक है नहीं हो पाए। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की क्या स्थिति? कांग्रेस को राजनीतिक मजबूरी थी क्या? ये राजनीतिक मजबूरी थी क्या रोल बैक करना? जितनी चीजें इन्होंने गिनाई, वो सब चीजें पिछले भी 3 चुनाव में, 5 चुनाव में और अभी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने बता दिया कि आपकी स्थिति क्या है। दूसरी चीज, नेहा जी, ये जो बार बार लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इनसे पूछे कि लोकतंत्र तब कहा जाता है जब ये अपने भाई भतीजा परिवार और अपने जो आज 24-25 साल का हुआ, 24 साल क्रॉस किया, ऐसे लोगों को जब वो टिकट दे देते हैं, बाकी के लोकतंत्र में जो 25-50 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो तब कहाँ लोकतंत्र जाता है? एक ही परिवार से आप गिन लीजिए, इस मुलायम सिंह के परिवार से 26 लोग हैं और सबसे अहम पदों पे बैठे। ये तो बेचारे भुवन भास्कर पता नहीं किस तरह से प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं उनको डिफेंड करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने के लिए। उनके अपने लोग हैं जो मुलायम सिंह के पास
हजारों हजार करोड़ की संपत्ति है आज के समय में, उनको ये डिफेंस करने के लिए बैठे हुए हैं। जब कांग्रेस के पास तो 2.5% वोट है। और एक मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है कि उनसे पूछिएगा कि वो अमेठी से उनके शहजादे चुनाव लड़ेंगे क्या दोबारा। ये अपना राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की दोबारा हिम्मत करेंगे क्या? और रायबरेली से प्रियंका की चुनाव लड़ेंगी क्या? इनसे जरा एक सवाल करिएगा कि रायबरेली और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने की हैसियत में है क्या? हम आगे ऐलान करेंगे कि लड़ने वाले नहीं है। आपकी सरकार ईडी सीबीआई लेकर सब कर्म कर ली है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बब्बर शेर है, अमेठी से लड़ेंगे। आप ठीक है, काशी आपके खाते में काशी गई है, वाराणसी सीट, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सांसद है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ऐसी सीटें चुनकर आप लोगों को दे दी है जहां से तय है कि चुनौती बड़ी और कड़ी है, या तय है कि जीतना बहुत मुश्किल है? राजकुमार जी। जी निश्चित रूप से जो है वाराणसी जो क्षेत्र है, माननीय हमारे अध्यक्ष अजय राय जी का क्षेत्र है, वहाँ से बहुत ही मजबूती से जुड़ते हैं। तो निश्चित रूप से हम उनको वहाँ पर अजय राय जी लड़ेंगे और वहाँ पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कड़ी टक्कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है, प्रवक्ता जी बताएं भाजपा की क्या नरेंद्र मोदी जी, अरे नरेंद्र मोदी जी बनारस से लड़ेंगे कि नहीं? तो बात तो यह है, नरेंद्र मोदी जी बनारस से लड़ेंगे कि नहीं, सोचने की बात है। आप गारंटी ले सकते हैं? प्रियंका भी लड़ेंगी, राहुल गांधी चुनाव, आप गारंटी ले सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे? आप प्रियंका कांग्रेस लड़ेगी, हमारे अध्यक्ष जी वाराणसी से लड़ रहे हैं, नहीं आपकी गारंटी नहीं ले सकते। देखिए बीजेपी के लोग डर गए हैं इंडिया गठबंधन से, देखिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। प्रियंका जी को बोलिए कि सीबीआई क्या आपने नहीं लगा दी, खाते सीज करवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा कांग्रेस के नेताओं में। राहुल गांधी यूपी की सड़कों पर दहाड़ रहे हैं, जिसका जो असर है भाजपा के नेताओं पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जातिगत समीकरणों की भी यहाँ पर बात करते हैं संदीपन जी। जाति ठीक है पिछले 10 साल से दहाड़ करके एक बार 56, एक बार 42 ले आए। इस बार ममता बनर्जी जी बोल रहे हैं कि 40 सीटें भी कांग्रेस की नहीं आने वाली है। ये ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है वो बात की बात है। लेकिन संदीपन जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। अब सवाल ये भी है कि देखिए अभी जो हालात और जो समीकरण हम देख रहे हैं, क्या लगता है कि जातिगत आधार की जब हम बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश और हिंदी बेल्ट में जितने भी राज्य हैं वहां पर जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। ऐसे में क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बना है उसमें जातिगत समीकरणों को साधा गया, या यहाँ पर उनकी मजबूती है? लगता है आपको ऐसा? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि देश में राजनीति दो तरीके से होती थी। एक होता था वर्टिकल डिवीजन, एक होता था हॉरिजॉन्टल डिवीजन। वर्टिकल होता था रिलीजन के आधार पर और हॉरिजॉन्टल होता था जाति के आधार पर। लेकिन बीजेपी ने सक्सेसफुली ऐसा किया है कि जाति हो गई दरकिनार और वर्टिकल डिवीजन हो गया इम्पोर्टेंट। तो मैं जो आपको कह रहा था 50% जो वोट मिलता है बीजेपी को, वो जाति के आधार पर नहीं मिलता, वो रिलीजन के आधार पर मिलता है। इस देश में आज की तारीख में हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हो चुका है और ज्यादा होता जा रहा है, और ये सारी पार्टी समझती नहीं है। वो जाति के आधार पे पुरानी जो पॉलिटिक्स होती थी कि मंडल जो होता था उसको वो क्रॉस चेक करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी तो साध लिया, वो चीजें भी साधने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हाँ, तो बीजेपी वही कर रही है ना कि मंडल और कमंडल दोनों को साथ लेके चल रही है। लेकिन ऑपोजिशन ये समझ नहीं रहा है। ऑपोजिशन पुरानी पॉलिटिक्स में लगा है कि अजय राय लड़ लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि हिंदू वोट का कंसोलिडेशन बीजेपी ने करने में सक्सेसफुली कर लिया है, और उसके बाद में जाति का कंसोलिडेशन भी थोड़ा बहुत हो सकता है, वो भी कर लिया है। तो ये ऑपोजिशन पार्टी समझ नहीं रही और बीजेपी का जो होता है उसके दाव का काट नहीं समझ पा रही है। तो इसलिए जाति का कंसोलिडेशन होना बड़ा मुश्किल है इस देश में अगले 20 साल तक। और इस कारण जाति पे आधारित जो पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का लड़ती थी, उनकी सक्सेस बड़ी मुश्किल है। उसका कारण यह है कि हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हो चुका है। ठीक है सर,
नई हवा है, वही सपा है, इसका जो नारा आप लोग देते थे, क्या नहीं लगता है कि उसके साथ साथ अब कुछ क्लेवर भी चेंज करने की जरूरत है, कुछ रणनीतिक बदलाव करने की जरूरत है, यहाँ पर राजनीति भी थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वक्त वक्त पे अपने आप को अपडेट कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी कर पा रही है उतना? नेहा जी, जो जिस नारे के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे, माननीय अखिलेश जी ने जो सूत्र दिया है, उन्होंने सूत्र दिया है पीडीए प्लस इंडिया। पीडीए में कौन है? पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, आदि आबादी है, आदिवासी है। बढ़ जाएगा ना सर, वो तो वही बात मायावती भी करती है, 90% होता है। वही बात तो मायावती भी करती है, वही बात सुभाषपा भी करते हैं, वही निषाद की पार्टी भी कर रही है। नेहा जी, मुझे जवाब तो नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, तो जातिगत आधार पर बढ़ गया। मैं इसका उदाहरण जिसका उदाहरण तो दे दूं, राजनीतिक विश्लेषक का भी जवाब देना है। अभी एक चुनाव हुआ था घोषी में, कौन लगा था उसमें? माननीय मुख्यमंत्री लगे, मुख्यमंत्री लगे, कैबिनेट मिनिस्टर लगे दिल्ली के, एमपी लगे, क्या रहा? पीडीए की जीत हुई वहाँ पर। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी अगड़ा का जीत दिया। उस फॉर्मूले के साथ हम रामपुर का भी पूछिएगा। और क्या हुआ? इनके पूरे सरकार का बैरिंग करा, ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की हुई। वो पच नहीं पा रही है इनको जीत, वो दिख रहा है इनके चेहरे से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी के चेहरे से दिख रहा है। पूरा प्रशासन शासन लगने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सेंटर की लगने के बाद, यूपी की लीडरशिप लगने के बाद इनको हमने आउट करने का काम करा। भी ढंग से नहीं बात। नहीं, जातिगत आधार की अगर हम बात कर रहे हैं तो जातिगत आधार पे तो जोशी जी, घोषी के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ है। आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे तय होगा कि आपको घोषी के बाद उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं हुआ। घोषी का अंतिम चुनाव था, इनके 3 विकेट गिर गए थे। नहीं, आप तो ओबीसी की भी बात कर रहे थे ना, 5 राज्यों में विधानसभा जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ओबीसी का जिक्र कर रही थी, हुआ क्या उसका फायदा? नहीं मिला। तो साथ कहाँ लड़े? तब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी सीधा शपथ के लिए जा रहे थे, चुनाव लड़ने। ठीक है राजकुमार जी, आप जवाब दीजिए सर इसका, कि ओबीसी का जिक्र राहुल गांधी की तरफ से भी किया जा रहा था, यहाँ पे भी जातिगत आधार पे हम समीकरणों की बात कर रहे हैं, इसका फायदा कहाँ मिला आपको? भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, सनातन इसकी बात करती है, तो वो तो एकजुटता दिखाई दी, ओबीसी तो नहीं बता पाए आप। स्नेहा जी, हमारे नेता जो है राहुल गांधी जी इस समय सामाजिक न्याय की यात्रा पर, सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि उन वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कहीं कहीं पीछे छूट गए हैं। नहीं सर, वो जनता नहीं चाह रही ना कि आप प्रतिनिधित्व करें ओबीसी वर्ग का। जनता चाह रही, वही तो है, जहाँ जहाँ यात्रा जा रही है आप देखिए यात्रा में कितनी कितना पसंद कर रहे हैं। 68,000 जो भर्ती घोटाला बीजेपी ने आरक्षण घोटाला किया था, उन्होंने कितनी मजबूती से बात उठाई है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। जनता ने उस लायक आपको छोड़ा, को मिल रहा है। नहीं, जनता ने उस लायक आपको छोड़ा, आप तेलंगाना को छोड़ के बाकी आप चारों स्टेट में कहाँ हैं बताइए ना मुझे। हम नए परिदृश्य में बात कर रहे हैं, गायब हो गए, राजस्थान आपके हाथ से चली गई, छत्तीसगढ़ आपके हाथ से चली गई। न्याय यात्रा तो इधर आयोजित की जा रही है, न्याय यात्रा अभी कितना दिन हुआ चले, न्याय यात्रा ने पूरा माहौल बदला है। इससे पहले भी तो यात्राएं निकाली, उसका असर दिखा क्या? मैं तो ये पूछ रही हूँ, इससे पहले भी तो यात्राएं निकाली थी, उसका असर दिखा? यात्रा में आप देखिए कि राजस्थान वगैरह में कांग्रेस वोट परसेंटेज कम नहीं हुई, उसका फायदा मिला। तेलंगाना जैसा स्टेट जो हम लोगों ने जीता, लेकिन न्याय यात्रा अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है। न्याय यात्रा में ओबीसी को, एससी को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार नहीं मिले हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आरक्षण जो खत्म किया जा रहा है उसकी हम पैरवी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक लोग जुड़ रहे हैं हमसे, और इसको जो है वोट के रूप में हम लोग आगे आने वाले इलेक्शन में देखेंगे। परिदृश्य बदला है तो व्यवस्थाएं भी बदलेंगी, देखिएगा बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देगी जनता। ठीक है अजय जी, बीजेपी को जनता उखाड़ के फेंक देगी, ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वोट प्रतिशत कम नहीं था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत सब जगह बढ़ा है। हाँ, 8.5%, 14% वोट प्रतिशत छत्तीसगढ़ में बढ़ा, 8.5% मध्य प्रदेश में बढ़ा, और लगभग 4.5% वोट राजस्थान में बढ़ा। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट कहाँ कम हुआ? और ये जिस युवा की बात कर रहे थे, 87% युवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को वोट किया इस बार।
इस बार के चुनाव में 87% युवा ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। दूसरी चीज, जो ये राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा की बात कर रही हैं, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर के नहीं चल रहे हैं। राहुल गांधी जी इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक चीज लेकर के चल रहे हैं कि किस प्रकार से इस देश की जनता ने उनको नकार दिया है। सत्तर जो पिछले 4 बार से सांसद रहे और 1 साल में एक बार अपनी लोकसभा में आते थे, बाकी समय विदेशों में रहते थे। इस देश में धान क्या होता है, गेहूं क्या होता है, चावल क्या होता है, आलू क्या होता है, मक्का क्या होता है, इन सब चीजों की जानकारी नहीं थी। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप लोग झूठी खबर जो उड़ाते थे वो दिन गए। आज जनता सोशल मीडिया पर राहुल गांधी उनकी जितनी समझ है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं जी। लेकिन आप मुझे बताइए, अब क्योंकि पीडीए की बात की जा रही है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा या इनका पूरा ख्याल रखने की बात अब इस गठबंधन की तरफ से की जा रही है। ऐसे में आपको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, जो तमाम हिंदू हैं, जो उत्तर प्रदेश की आवाम है, जनता है, वो हमारे ही पक्ष में वोट करेगी? क्यों? यहाँ तो बांटने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये लोग, कांग्रेस तो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, उसी के इस पे चलती है कि जाति तोड़ो और राज करो। वही हाल मुलायम सिंह की अंग्रेजों की पेंशन लेने वाले लोग हैं। एक ही आपने तो पेंशन मिल जाए देश गया बाहर में, समीकरण पे जीवन बचने की, या तो पाकिस्तान मुसलमान हमारा है, आपकी तो फैक्ट्री है उसकी, इस देश की जनता ने 2014 के बाद से इन चीजों को नकार दिया है। इस देश की जनता ने इनको, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चला करके जातियों को बांटने का काम करते थे, वो जाति विहीन समाज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये पीडीए नहीं है, ये पीडीए की राजनीति नहीं कर रही, ये अपने परिवार को बचाने की राजनीति है। ठीक है, ये परिवार बचाने की राजनीति है। लेकिन संदीपन जी, ठीक है संदीपन जी, ये राम लहर का ठीक किसी का परिवार है, ये लोग सिर्फ परिवार बचाने की राजनीति कर रहे हैं। और प्रदेश की जनता ये जानती है कि ये परिवारवादी पार्टियों को समाप्तवादी पार्टी करना है, इसलिए ये पार्टियां गठबंधन करने के लिए मजबूर हुई है। ये जान रही कि हम समाप्तवादी होने जा रहे हैं, इसलिए गठबंधन हो रहा है, उसके बावजूद ये समाप्त हो जाए। नहीं सर, गठबंधन तो आप भी कर रहे हैं ना, जगह जगह गठबंधन कर रहे हैं, उसका क्या? दूसरा गठबंधन कर रहा है तो दिक्कत आप लोगों को होने लग जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। 2014 में भी आप जो गठबंधन कर रहे हैं वो सब सही है, दूसरा कर रहे हैं तो दिक्कतें होने लग गई, ये बौखला गए, ये हार का सामना कर रहे हैं। ये कौन सी दिक्कत नहीं है। ये जितना गठबंधन करेंगे उतना ज्यादा ये समाज इकट्ठा होता जाएगा और इनको समाज करना जाएगा। अगर आप गठबंधन कर रहे हैं, आपको क्यों लगा कि आपको आरएलडी की जरूरत है? अगर इतना बेहतर आप लोगों ने काम किया है उत्तर प्रदेश में और देश में, क्यों आरएलडी के साथ आपने गठबंधन किया? हमारा बताइए, क्यों सुबह सपा के साथ आपने गठबंधन किया? समृद्ध बनाने का है। नहीं तो क्यों अपना दल के साथ गठबंधन किया? सर बताइए ना। नहीं, अगर आप वही बात, ठीक है ना सर, ठीक है ना, गठबंधन किया, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी अगर इतना ज्यादा अति आत्मविश्वास से लबरेज है, या आपको लगता है कि जी हमने तो इतना बेहतर काम कर दिया, युवाओं को नौकरी दे दी, महिलाएं महफूज है, अर्थव्यवस्था तो आसमान छू रही है, इतना बेहतर आप लोगों ने काम कर दिया, उत्तर प्रदेश को इतना आगे ले गए आप लोग, तो गठबंधन छोड़िए ना, अकेले दम पे 80 की 80 सीटों पे लड़िए चुनाव, क्यों नहीं लड़ते? तो हम किसी से जबरदस्ती थोड़ी गठबंधन कर रहे हैं। जो लोग तो कोई कौन जबरदस्ती कर रहा है सर? कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। गठबंधन जबरदस्ती नहीं होता है, प्रवक्ता जी को पता होना चाहिए। ये जो राष्ट्र के शुद्धिकरण का हमारे साथ भाजपा वाले अपने आप आ गए, पार्टी अपने आप आ गए, प्रिया पटेल अपने आप आ गई, जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन ये जबरदस्ती आ गई, इन लोगों का गठबंधन है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने का गठबंधन है। सोनिया को अपने दोहरा मापदंड हो गया ना सर, ये तो दोहरा मापदंड हो गया। हम करें तो गठबंधन, दूसरा करें तो गठबंधन, ये तो दोहरा मापदंड हो गया ना सर। ये जैसे इंडस्ट्री चलती है ना, इंडस्ट्री को बचाने के लिए जब एक इंडस्ट्री डूबती है तो दूसरी इंडस्ट्री के लोग आते हैं दोनों को बचाने के लिए। तो ये इंडस्ट्री को डूबती हुई प्राइवेट, बिहार में आप डूब रहे थे क्या? बचाने का, बिहार में आप डूब रहे थे क्या? उत्तर प्रदेश में आप डूब रहे थे क्या?
तो बिहार में कौन सा महाराष्ट्र में डूब रहे थे परिवार क्या? है? नीतीश कुमार जी का बिहार में गठबंधन की क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश में गठबंधन क्या जरूरत थी? जब आपकी पार्टी इतना काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, अकेला परिवार के एक नई सरकार के साथ नए फ्लेवर के साथ आए, वो तो जो परिवार था प्राइवेट लिमिटेड उसको समाप्त कर दिए। आज राज्यसभा में लेकिन देखिए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है जोशी जी, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में अपने परिवार की सीटें छोड़कर कुछ नहीं बचा पाए थे, जनता ने सिरे से नकार दिया था, सिरे से। आगे परिवार की सीटें नहीं बची। के प्रवक्ता साथियों को थोड़ा सा बंद करवाओ, क्या कर रहा था, उनका तरीका क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीति जो है देश काल समय परिस्थिति के अनुसार चलती है। 2004 का समीकरण अलग था, 2014 का समीकरण। आज जो सारा वर्ग है, अरे क्या भी अच्छा जी, सुनते हैं ना। अब देखिए, आपने बहुत देर बोला है ना सर, अब थोड़ी सुनने की भी क्षमता रखिए, इस तरह से नहीं कि हमें ही बोलना है, बाकी सब भी पैनलिस्ट है ना हमारे साथ, उनको बीजेपी जो बोल रही है ना वो उसके बारे में। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीति जो है देश काल समय परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। 2004 में हमने इनका ओवर कॉन्फिडेंस देखा है, इंडिया शाइनिंग को देखा है, आदरणीय मोदी जी को भी 10 साल में लोगों ने देख लिया है और उसकी शुरुआत मोदी से हो गई है। हाँ। और निश्चित तौर पे अब इनका बोरिया बिस्तर बनने वाला है। हाँ। क्योंकि जो पीढ़ी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। हाँ। और जो आदि आबादी जो सबसे ज्यादा ठगी गई, चाहे वो मणिपुर में ठगी गई, चाहे आपकी दिल्ली में ठगी गई, चाहे वो कानपुर में ठगी गई, चाहे वो हाथरस में ठगी गई, चाहे अभी बनारस में जो माननीय कॉन्स्टिट्यूंसी है माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो औरतों के साथ जो रेप हुए हैं, निश्चित तौर पर वो बता रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो पोल खोल देता था। पिछले लोकसभा चुनाव जब आपने लड़ा था तब भी पीडीए पे ही लड़ा था, भले ही अघोषित पीडीए था वो, लेकिन बात आपने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की की थी। सुन लीजिए, मायावती के साथ आपने चुनाव लड़ा था, वो भी पीडीए की बात करती हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है ना कि उस वक्त भी पीडीए पे लड़ा था, आज भी पीडीए पे लड़ रहे हैं। अलग क्या है? उस वक्त बीएसपी थी, इस बार कांग्रेस है। उस बार 5 सीटें जीती थी, इस बार उस आंकड़े में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा क्या? 10 साल का इनका कुशासन पहला विषय। नंबर 2, लगातार हम लोग जो पीडीए को लेकर चले हैं, पीडीए में हमने पूरी यात्राएं करी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा हम लोग इसको पीडीए पखवाड़ा के रूप में पूरे गांव-गांव गली-गली हम लोग गए हैं। निश्चित तौर पर उस समाज को जगाने की भी आवश्यकता थी, जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने कहा। अभी 2022 में चुनाव हुआ है, उसमें आप जगा नहीं पाए थे। कोई कमी रहती है, मैं आपके चैनल पर स्वीकार करता हूँ, कुछ कमी रहती है तो राजनीतिक दल उसमें करते हैं काम। पिछली बार देखिए एएमआईएम वाले आए, इनकी मदद करके चले गए, बीएसपी वाले आए, इनकी मदद करके चले गए। चुनाव एआईएमआईएम का कितना जनाधार है उत्तर प्रदेश में, कैसी बात कर रहे हैं? जो भी कर गए नुकसान तो हमारे कर गए, बसपा वाले कर गए, हमारा कर गए, वो तो इन्हीं के पीछे मतलब आप मानेंगे कि उससे नुकसान हुआ है आपको? अरे इनके साइलेंट पार्टनर है मैडम। तो मतलब बीएसपी अगर आपके साथ नहीं लड़ रही तो आपको नुकसान होगा इसका, आपको अरे इनके साइलेंट पार्टनर है वो, इनके हिसाब से तो काम करते हैं। भी सूची भी इनके पास आ जाएगी, फाइनल कर देंगे। बसपा की सूची इनकी पार्टनर है, इनके साथ नहीं लड़े तो हमारी साइलेंट पार्टनर है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? हराने के लिए सारे टिकट उनके फाइनल करें। 5 साल पहले तो इनके पार्टनर नहीं थे जब आपके साथ चुनाव लड़े थे। सर, एक राजनीतिक पार्टी है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। जो आपके साथ चुनाव नहीं लड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की ए टीम है, बी टीम है, ये क्यों आप लोग कह देते हैं? मैं नेहा जी बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, जिम्मेदार चैनल आपका है। हाँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो इसके लिए काम करें। कभी आप देखते के दौरे को, कभी आप देखते हैं वो निकलती है कभी रोड पे कार्यकर्ताओं के बीच में, वो तो इन्होंने उनकी कुंडली पकड़ रखी है। क्या कुंडली इनको पता है? उस कुंडली के एवज में अपनी सीटें करवाते फाइनल, और इस तरह से जब माननीय अखिलेश यादव जी को सामने से नहीं हरा पाते तो पीछे ठहराते हैं। ये लोग तो नए नियम लाए। ये लोग हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का इस बात जो पाप का घड़ा उठ चुका है और जनता तैयार बैठी है, वो तैयार बैठे जिनकी परीक्षा लीग आप लोग कर रहे हैं। लगातार महिलाओं के साथ क्या हो रहा है देश में, किसान बॉर्डर पे है, देश का अन्नदाता को आप लोग आतंकवादी कह रहे हो, खालिस्तानी कह रहे हो, ऐसे देश चलेगा क्या? जय किसान का नारा दिया था देश के लोगों ने, फूलों से उनका स्वागत होता था, आज हाथों से उनका स्वागत करवाओगे
आंसू में तुम पे छोड़ने का काम करो। ठीक है, ठीक है। एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। जनता किसको चुनती है वाकई देखने वाली बात होगी। सबकी अपनी रणनीति है, सबकी अपनी नीति है, सबके अपने मुद्दे हैं, लेकिन किसका चुनाव जनता करती है वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।